नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के एक वीर सैनिक का इंटरव्यू दिखाएंगे। ये उस सैनिक का इंटरव्यू है जिसने कश्मीर में आतंकवादी अबू दुजाना को उसके अंजाम तक पहुंचाया। आमतौर पर किसी भी एंटी टेरर ऑपरेशन के बाद उस ऑपरेशन में शामिल जवान दुनिया के सामने नहीं आते हैं, लेकिन हम आपको देश के उस वीर बेटे से आज मिलवाएंगे जिसने कश्मीर को अबू दुजाना के आतंक और अय्याशी से आजाद करवाया। ज्यादातर लोगों को राष्ट्रीय राइफल्स के इस कमांडिंग ऑफिसर का नाम तक पता नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में रहकर, भारत में रहकर पाकिस्तान की भक्ति करने वाले लोगों को आतंकवादियों का नाम तो याद रहता है, लेकिन सैनिकों के नाम और उनकी तकलीफों को सब भूल जाते हैं। एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठने वाले ऐसे लोगों की नजरें पत्थर फेंकने वालों की चोट पर तो चली जाती हैं, लेकिन सैनिकों के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाने वाले लोग इन्हें दिखाई नहीं देते। जी न्यूज हमेशा से ऐसी सेलेक्टिव सोच का विरोध करता आया है और आज भी हम ऐसा ही करेंगे। आज कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। इन 2 जवानों को मिलाकर इस वर्ष आतंकवादी हमलों में अब तक भारत के 37 जवान शहीद हो चुके हैं और इसके लिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी जिम्मेदार है। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादी कश्मीर में हमारे जवानों का खून बहा रहे हैं और दूसरी तरफ चीन अपनी कूटनीतिक ढाल लेकर पाकिस्तान के आतंकवादियों का बचाव कर रहा है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रिय आतंकवादी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की प्रक्रिया को टाल दिया है। इसे टेक्निकल होल्ड कहा जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर चीन जैसा शक्तिशाली देश पाकिस्तान के आतंकवादियों का बॉडीगार्ड बन जाए तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। भारत में 2,22,10,000 लोग हर रोज ट्रेन में सफर करते हैं और इन सभी लोगों के लिए आज हम एक बड़ा डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। कुछ दिन पहले सीएजी की एक रिपोर्ट जारी की गई थी और हमने 90 पन्नों की इस रिपोर्ट को पढ़ा है और इस रिपोर्ट के आधार पर आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर ट्रेन में सर्व किए जाने वाले भोजन की क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं होती। आपको भी अक्सर ट्रेन में मिलने वाले भोजन से शिकायत रहती होगी। ट्रेन में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर खाने पीने की पैकेज वस्तुओं का दाम बढ़ क्यों जाता है, जबकि बाजार में वही चीज सस्ती मिलती है। इसी तरह रेल यात्रा करने वालों को शुद्ध पानी क्यों नहीं मिलता और इसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे क्यों खर्च करने पड़ते हैं। सीएजी रिपोर्ट को पढ़ते हुए हमें यह भी पता चला कि भारत में सुपर फास्ट ट्रेन्स का बहुत बुरा हाल है। इनका नाम तो सुपर फास्ट है, लेकिन ये ट्रेन्स बार बार लेट होती हैं और कई बार सिर्फ 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार तक भी ये पहुंच नहीं पाती। यानी हमारे देश में एक स्कूटर भी सुपर फास्ट ट्रेन से तेज चलता है। ये सारी बातें एक गहरे विश्लेषण की मांग करती हैं, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने कहा है कि डोकलाम समेत सभी मुद्दों पर आपसी बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए ही समस्या सुलझाई जा सकती है। राज्यसभा में विदेश नीति पर चर्चा के दौरान सुषमा ने कहा कि सीमा विवाद पर भारत धैर्य के साथ काम कर रहा है। यहाँ तक युद्ध की तैयारी का सवाल है। सेना है यहाँ और वो सेना होती है युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध से समाधान नहीं निकलता। इसीलिए मैं कह रही हूँ धैर्य और भाषा संयम और डिप्लोमेटिक चैनल्स, इन्हीं से निकलता है समाधान। सुषमा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीन के राजदूत से उनकी मुलाकात पर भी सवाल उठाए। सुषमा ने राहुल को नसीहत दी कि उन्हें पहले भारत का पक्ष जानना चाहिए था। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि सबसे बड़े प्रमुख विपक्षी दल के नेता ने चीन की स्थिति को जानने के लिए भारत के नेतृत्व को पूछने की बजाय चीन के राजदूत को बुलाना चाहिए। सुषमा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ तभी बातचीत होगी जब वो आतंक का समर्थन बंद कर देगा। राज्यसभा में बहस के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की। सुषमा ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे विश्व में भारत को सम्मान दिलाया और आज पीएम मोदी वैश्विक एजेंडा तय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के कारण बहुत सम्मान कमाया, ये सत्य है। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने व्यक्तिगत रूप पर सम्मान कमाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को सम्मान दिलाया। सुषमा ने इनकार किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अकेला पड़ गया है। सुषमा के मुताबिक आज अमेरिका और रूस भारत के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल भारत का दोस्त जरूर है, लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे को भुलाया नहीं जा सकता।
चीन ने एक बार फिर पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी मानने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने आतंकी मसूद अजहर पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव पर 3 महीने के लिए तकनीकी रोक लगा दी। भारत लगातार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की मांग कर रहा है। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर मसूद की संपत्ति जब्त की जा सकेगी, साथ ही दुनिया भर में उसके आने जाने पर भी पाबंदी लग जाएगी। अजहर मसूद टेररिस्ट है, डिक्लेयर हुआ है, नहीं है, हमने उसको डिक्लेयर करना है और जहां हो सके हम उस पर उचित कार्रवाई करें, चाहे किसी तरीके से भी उसके ऊपर। जब हम डिक्लेयर कर देंगे तो हम वही कार्रवाई करेंगे जो हमारी पॉलिसी में होगा और उसकी हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी और ज्यादा नगाड़े नहीं बजाने। कश्मीर के शोपियां में आज सुबह एक आतंकी मुठभेड़ में एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए। शोपियां के एक गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद मेजर कमलेश पांडे की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान मेजर कमलेश की पेट्रोलिंग वैन पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में मेजर कमलेश पांडे और एक जवान शहीद हो गए। इसके अलावा एक और जवान घायल हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में गोपालपोरा इलाके में हुए दूसरे एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जो ही टीम्स वहां पहुंची और जो ही हम लोग वहां पे कार्डन लग रहा था तो उन्होंने ग्रेनेड लॉब किया सर्च पार्टीज पे और फायरिंग की। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू के लिए खुद पीएम मोदी ने कमान संभाली है। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों का वोट रद्द होने की घटना से सबक लेते हुए बीजेपी ने कल सभी सांसदों के लिए एक बैठक रखी है, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करें। इस दौरान खुद पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। सभी सांसदों को पहले बताया जाएगा कि कैसे वोट डालना है और इसके बाद उनसे वोट भी डलवाया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कई सांसदों का वोट रद्द हो गया था। वोटिंग के डेमो से पहले एनडीए सांसदों की बैठक भी होगी, जिसे पीएम मोदी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 5 अगस्त को होगी और उसी दिन शाम को नतीजे आएंगे। राज्यसभा चुनाव में नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प इस्तेमाल होगा। आज सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। गुजरात कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोर्ट से अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा कि जब इलेक्शन कमीशन ने नोटा के लिए 2014 में नोटिफिकेशन जारी किया था तो अपील करने में इतनी देरी क्यों की। दरअसल गुजरात में 3 सीटों के लिए 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में नोटा का इस्तेमाल होगा। बीजेपी का कहना है कि यूपीए के शासन के दौरान ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब यूपीए की और कांग्रेस की सरकार थी, तब ये नोटिफिकेशन आया है। और आज बदनामी हमारी की जा रही है कि भाजपा के दबाव के कारण गुजरात में नोटा का प्रावधान आया है। गुजरात कांग्रेस को डर है कि उसके कुछ विधायक पार्टी विप के खिलाफ जाकर नोटा का विकल्प चुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली 6 अगस्त को केरल के दौरे पर जाएंगे। जेटली आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की घटना पर समीक्षा के लिए जा रहे हैं। जेटली पीड़ित परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले आज केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के मुद्दे पर दूसरे दिन भी लोकसभा में हंगामा हुआ। केरल के कासरागोड से सीपीएम के सांसद पी करुणाकरण ने लोकसभा में 0 आवर के दौरान मुद्दा उठाया। करुणाकरण ने दावा किया कि ये आरोप केरल के मुख्यमंत्री विजयन को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। सीपीएम के लोगों ने सीपीआई के लोगों को मारा, इन्होंने कांग्रेस के लोगों को मारा, लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती वो ये समझ नहीं आती कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मारे जाते और हम कम से कम आवाज तो उठाते, बाकी लोग राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण चुप कैसे रहते, अपनों को मरता हुआ देखते कैसे हैं। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी आज दूसरे दिन भी जारी रही। डीके शिव कुमार के 64 ठिकानों पर डाले गए छापे में आयकर विभाग को अब तक 11 करोड़ 43 लाख रुपए मिले हैं, जिनमें दिल्ली से 8 करोड़ 33 लाख, बेंगलुरु से 2 करोड़ 50 लाख और मैसूर से 60 लाख रुपए मिले। छापे के दौरान आयकर विभाग को ऐसे दस्तावेज भी मिले जिनसे शिव कुमार द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर सहित सिंगापुर में भी इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिली। आयकर विभाग के छापे को लेकर कांग्रेस ने आज एक बार फिर कहा कि सरकार ये सब साजिश के तहत कर रही है। जो कर्नाटक में जो हो रहा है वो सरासर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग
राजनीतिक दृष्टि से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, इसको किसी के बदले के भावना से कार्रवाई नहीं है। कांग्रेस ये जवाब दे कि आखिर उसके नेता के घर से इतने पैसे क्यों निकल रहे हैं। डीके शिव कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर आज कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी की उस चिट्ठी को ट्विटर पर साझा किया है जो प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के आखिरी दिन 24 जुलाई को पीएम ने लिखी थी। पीएम ने राष्ट्रपति को लिखा था, प्रिय प्रणब दा, 3 साल पहले मैं जब नई दिल्ली आया तो मैं बाहरी था। मेरे सामने बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। इस दौर में आप मेरे लिए पितृतुल्य और मार्गदर्शक रहे। प्रणब दा, हमारी राजनीतिक यात्रा अलग अलग राजनीतिक दलों के माध्यम से हुई है। कई मौकों पर हमारी विचारधारा अलग रही है, फिर भी हम आपसी सामंजस्य के साथ काम कर पाए। राष्ट्रपति जी, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे आपके प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ट्वीट का जवाब दिया है और लिखा है कि वो हमेशा उनके साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया है। हरियाणा के रोहतक में अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग के विकास की हमारी कोशिशों का विरोध कर रही है। प्रयास किया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिले। इसके लिए एक संविधान संशोधन और एक बिल लेकर हम आए। लोकसभा में 20 बिल पारित भी हो गए। कांग्रेस ने राज्यसभा में एक ऐसा अमेंडमेंट रखा कि जो अमेंडमेंट अगर करते हैं तो पूरा बिल ही कानूनी पचड़े में पड़ता है। बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के अंतिम दिन पीएम मोदी की तरफ से लिखी गई चिट्ठी की भी तारीफ की। आने वाले कई दशकों तक देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति व्यवहार और आदर क्या होना चाहिए, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित करने का काम किया है। यहाँ अगर 3 बच्चे बहुसंख्यक समुदाय के हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि उनसे ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने को कहा गया, उनसे ज़बरदस्ती मांस वाली बिरयानी खाने को कहा गया या ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो ये कहा जाता कि नहीं टीचर्स की लड़ाई थी, तो बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा था। हरियाणा के मेवात मॉडल स्कूल में बच्चों से जबरन धन परिवर्तन को लेकर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेवात मॉडल स्कूल के टीचर्स और स्टाफ ने आज पीड़ित बच्चे के घर जाकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की। इससे पहले स्कूल प्रशासन ने बच्चे को एडमिशन देने से मना कर दिया था। वहीं मेवात मॉडल स्कूल में जबरन बच्चों के धर्म परिवर्तन की कोशिश का सच दिखाने के लिए सांसदों और नेताओं ने जी न्यूज का शुक्रिया अदा किया। जी न्यूज ने उन सवालों को उठाने का काम किया है जिससे आज भारत डे बाय डे भारत की सामाजिक स्थितियां और परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। मेवात मॉडल स्कूल में 3 बच्चों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर एक आरोपी टीचर और स्कूल हॉस्टल के वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया था और एक टीचर का तबादला कर दिया गया।